बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ फ़र्स्ट ईयर का टेस्ट नंबर 4 सब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग वो डिस्कस करने जा रहा हूं। बच्चों ये टेस्ट हमारा है 50 मार्क्स का, और इस 50 मार्क्स में हमारे 10 मार्क्स हैं MCQs के, 20 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और 20 मार्क्स हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस के। बेटा ये दो चैप्टर्स में से टेस्ट बना गया है, एक कैपिटल और रेवेन्यू और दूसरा फाइनल अकाउंट्स में से। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके MCQ से, इसके ऑब्जेक्टिव से। तो पहला MCQ इसका क्या है? पहला MCQ है द फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, कब प्रिपेयर किए जाते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो इसका ऑप्शन सी है करेक्ट। MCQ नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड विद। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे रिलेट करते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेजेस से रिलेट करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। पॉइंट नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है कि मशीनरी इज़ अ फिक्स एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट। मशीनरी इज़ अ फिक्स एसेट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्राइंग्स, पॉइंट नंबर 4, ड्राइंग्स इज़ डिडक्टेड फ्रॉम। ड्राइंग्स किस में से डिडक्ट की जाती हैं? ड्राइंग्स बेसिकली बेटा होती क्या है कि कोई ऑनर ऑफ द बिज़नेस पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट या गुड्स बिजनेस में से विदड्रॉ कराए तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ड्राइंग्स, ज़ाहिरी बात है, कैपिटल भी क्या है? कैपिटल एक ऐसी अमाउंट है जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, तो ड्राइंग्स को डिडक्ट करेंगे हमेशा कैपिटल में से। इसका पॉइंट सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो उसने इन्वेस्ट किया है तो उसी के कैपिटल में से उसे डिडक्ट करेंगे। कमीशन, पॉइंट नंबर 5, कमीशन रिसीव्ड इज़ आ। बेटा कमीशन क्या होता है? जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके एवज जो आपको उजरत मिलती है, कोई रेम्यूनरेशन मिलती है, उसे हम कमीशन बोलते हैं। तो कमीशन या तो आप देते हो या अलाउड करते हो या कमीशन लेते हो, रिसीव करते हो। जो कमीशन अलाउड करते हो बेटा उसका नेचर एक्सपेंस का होता है, और कमीशन जब रिसीव करते हैं तो उसका नेचर इनकम और या रेवेन्यू का हो जाता है। अब हम चलते हैं MCQ नंबर 6 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है परचेज ऑफ पेटेंट राइट इज़। पेटेंट राइट बेटा ये भी हमारे फिक्स एसेट होते हैं, और फिक्स एसेट पे जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ नंबर 7 की तरफ चलते हैं, परचेज ऑफ सेकंड हैंड पंप एस। आपने सेकंड हैंड पंप परचेज़ किया है तो बेटा ये किस नेचर का है? ये कैपिटल नेचर का है। परचेज ऑफ सेकंड हैंड पंप एस, ये बेटा कैपिटल नेचर का है। और उसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर 8 की तरफ, और 8 में लिखा हुआ है वेजेस पेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी। सॉरी पॉइंट नंबर 8 की तरफ लिखा है परचेज ऑफ एडिशनल फर्नीचर इज़। एडिशनल फर्नीचर बेटा ये आपका एडिशनल फर्नीचर जो है वो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पॉइंट ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। MCQ नंबर 9 की तरफ चलते हैं, वेजेस पेड ऑन एरेक्शन ऑफ मशीनरी। मशीनरी आपने कोई परचेज़ किया है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आप कोई वेजेस दे रहे हो लेबर्स को। तो मैंने बेटा ये आपको क्लास में भी बताया था कि अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज़ करते हो या लॉन्ग टर्म एसेट परचेज़ करते हो या ऐसे एसेट परचेज़ करते हो जो आपको आपके बिज़नेस में आपके इस्तेमाल हो, आपके ऑपरेशन में इस्तेमाल हो और लॉन्ग टर्म बेनिफिट पहुंचाए, एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा पहुंचाए, तो उससे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ये जो एक्सपेंसेस आते हैं उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि उसी इंस्टॉल करके जब तक वो बेटा प्लांट इंस्टॉल नहीं हो जाता और अपनी वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, उससे पहले के जो एक्सपेंसेस उस पर इनकर्ड हो रहे हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो MCQ नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम चलते हैं MCQ नंबर 10 की तरफ, और इसमें लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के को अगर हम सेल करें और उसके ऊपर हमें लॉस हो जाए तो बेटा उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो इसका पॉइंट सी जो है MCQ नंबर 10 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब बच्चों चलते हैं, हमारी ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो गया, अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइनल अकाउंट। बेटा फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स
आर प्रिपेयर फॉर असरटेनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को आपने असरटेन करना है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है बेटा, बैलेंस शीट। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, आप अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को असरटेन करते हैं, जानते हैं कि आपका नफ़ा नुकसान कितना हुआ और आपकी माली हालत क्या है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा फाइनल अकाउंट्स। उसके बाद चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें लिखा है व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं या इसलिए बनाते हैं ताकि हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस को निकाल पाएँ। अब हम चलते हैं एमसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं are those expenses which are directly attributed to the purchase of goods or to bring goods in a saleable condition। बेटा वो अखराजात या इन अखराजात से मुराद की अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त है, और उन अशिया को तैयार करना और उन्हें सेलेबल कंडीशन में लेके आना, फ़रोख्त करने की हालत में लेके आना, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा इसकी आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी है। अगर ये क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन तो उसकी एग्जांपल के बगैर आपने लिखना। तो इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड हो गया, डॉक ड्यूटीज़ हो गई, वेजेस हो गई, इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर लिखा हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा जब हम अपनी गुड्स सेल करते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कनेक्शन ऑफ सेलिंग गुड्स या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा इसमें इसकी जो एग्जांपल लिखोगे आप वो लिखोगे सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, इंश्योरेंस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो आप मेंशन करोगे इसके साथ। तो बेटा हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और जिसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है। बेटा डायरेक्ट इनकम वो होती है जो आप अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ से अर्न करते हो। जिस तरह आपकी बिज़नेस एक्टिविटी क्या है, बिज़नेस ऑपरेशन क्या है, कि अगर आप कोई गुड्स फॉर एग्जांपल मार्कर सेल करते हो, तो मार्कर सेल करके जो आप अर्निंग कर रहे हो उसे हम डायरेक्ट इनकम कहेंगे। और इसके बारे में लिखेंगे एनी इनकम अर्न आउट ऑफ द रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज़ और सेल ऑफ द गुड्स इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इनकम। ठीक है। और डायरेक्ट इनकम में मैंने आपको मिसाल दे दी है, जिस तरह आप करते हैं सेल ऑफ गुड्स, अपनी गुड्स सेल करते हैं। उसके अलावा मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ़ाइन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को डिफ़ाइन करें या से ग्रॉस प्रॉफिट से क्या मुराद है। उर्दू में इसको खाम मुनाफा बोलते हैं। बेटा इसका जवाब है जब हम द अमाउंट असरटेन बाय द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड नेट सेल इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा जब हम डिफरेंस निकालते हैं कि हमने जो चीज़ बनाई या हमने कोई गुड्स बनाई उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई और हमारी सेल कितने की हुई, तो उस सेल में से हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज़ बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट जो होती है ना वो आपके एक स्टेटमेंट होती है जो कि एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल को शो कर रही होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो कर रही होती है। इसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ वेस्टिंग एसेट्स। तो बेटा ये कौन से एसेट्स होते हैं? ये एसेट्स वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस ऑन अकाउंट ऑफ यूज एंड फाइनली एग्जॉस्ट कम्प्लीटली। ऐसे असाजात, ऐसे एसेट्स जो वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करने की वजह से उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाए, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती जाए, उसे हम वेस्टिंग एसेट बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है, वो है हमारे व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन मैंने क्लास में भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज़ अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू इट्स यूज विद द पैसेज ऑफ टाइम।
आपके फ़िक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी आ रही होती है उसे इस्तेमाल करने की वजह से वक्त के साथ साथ, तो उसे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलते हैं। अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है मार्शलिंग। मार्शलिंग से मुराद बेटा कि आपने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कि क्या क्या सीक्वेंस रखना है बैलेंस शीट में। क्या आपने पहले करंट एसेट्स पहले लेके आने हैं, या पहले फिक्स एसेट्स लेके आने हैं, या करंट लाइबिलिटीज़ पहले लिखनी है, या फिक्स लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ पहले लिखनी है। तो इसकी तरतीब को मार्शलिंग बोला जाता है। ये क्वेश्चन रह गया था दरमियान में, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है डिफाइन एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओइंग एक्सपेंसेस। बेटा ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड हो जाएं लेकिन आपने उसे पे ना किए हों, यानी कि आप वो एक्सपेंसेस आप उसका मतलब फ़ायदा उठा चुके हैं, एक्सपेंसेस को यूटिलाइज़ कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई वर्कर है, आपको उसने सर्विसेज दी हैं, आपकी फ़र्म की तरफ ये एक्सपेंस है कि आप उसकी सैलरी देंगे, लेकिन अभी आपने सैलरी नहीं दी, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएंगे, एक्रूड एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जो कि इनकर्ड तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उसे अदा नहीं किया गया। इसे हम बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओइंग एक्सपेंसेस। मतलब ये पेएबल बन चुके हैं और हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया बट इसको पे नहीं किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बेटा जब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने चैप्टर पढ़ा था, हमने उसमें इसके बारे में डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ी थी। और हमने पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली फिक्स एसेट पे आता है, और इसका जो बेनिफिट होता है वो मतलब परमानेंटली जब तक आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं उससे उसका फ़ायदा मिलता रहता है। इसको हम अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट विच आर इंटेंडेड टू बी परमानेंटली यूज इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं बेटा? जो डे टू डे इनकर्ड हों या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हों, ठीक है, और करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही हों, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा इन दोनों की मिसाल लिखना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम मिसाल लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ गुडविल, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल्स हैं। हम जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो बेटा रिपेयर ऑफ मशीनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन बोरोड फॉर बिजनेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें लिखा हुआ है कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। बेटा कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स हैं विच आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर एंड हुज बेनिफिट इज एंजॉय ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो वाले एक्सपेंडिचर होते हैं दैट इम्पैक्ट ऑफ विच इज़ लाइकली टू लास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर इज सेड टू बी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो अखराजात जिनका फ़ायदा हमें बाज़ औक़ात उनका फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित होता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, ये बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब आगे हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन की तरफ, और लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में बेटा हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने लिया है फाइनल अकाउंट्स में से। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ और विजिबल हो जाएगा। पेपर आप लोगों के पास होंगे बच्चों, तो उससे आप टैली करते रहिएगा। मैं इसका सोल्यूशन आपको भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इससे पढ़ लेता हूँ। बेटा डेबिट साइड पे आपको कुछ अकाउंट्स दिए हैं जिसमें परचेज़, वेजेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज, कैरेज, कमीशन, कैश इन हैंड, रिपेयर, सन्ड्राई एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, कैश, सन्ड्राई डेटर्स, कैश एट बैंक, सेल्स, सन्ड्राई क्रेडिटर, कैपिटल, और उनके टोटल दिए हुए हैं, और कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं नीचे। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सैलरी अमाउंटिंग टू ₹225 एंड वेजेस अमाउंटिंग
72 आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस और सैलरीज दोनों आउटस्टैंडिंग है, मतलब पेएबल हैं, इनकर्ड हो गई हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दी है, गुड कॉस्टिंग ₹105 वर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। 105 की गुड्स ली, अमाउंट नहीं ली, ये गुड्स ली हुई हैं, ये बात जहन में रखिएगा। तो गुड्स उसने विदड्रॉ करवाई हैं पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर विच नो नीड हैज़ बीन मेड इन बुक्स, सॉरी विच हैज़ नो रिकॉर्ड हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। बुक में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया उसका, तो अब आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है, द स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2001 वाज वैल्यूड एट ₹6075। ये बेटा हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये हमें एडजस्टमेंट दी है। इस एडजस्टमेंट को मैं आपको जब क्वेश्चन अब दिखाऊंगा स्क्रीन पे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी इन सबको कैसे लिखना है। अच्छा बेटा, इनमें कुछ अकाउंट्स आपके पास होंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो सारी डिटेल दी है। उसके बाद ठीक है बच्चों, ये डिटेल दी है और इस मैंने जैसे आपको बता दी कुछ स्कीम में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट होंगे और कुछ इसके बैलेंस शीट के होंगे। हमने ये एडजस्टमेंट पढ़ ली हैं, आप अपने क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखिएगा, मैं इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ। ठीक है बच्चों, ये स्क्रीन पे आपको इसका सोल्यूशन दिख रहा होगा और मैंने बनाई हुई है इसकी, देखें प्रेजेंटेशन, इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन का लाजमी ख्याल रखना है। सबसे पहले कंपनी का नाम, सईद एंड कंपनी, जो भी ये क्वेश्चन है उसके हिसाब से, और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें हमने मेंशन की हुई हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे, हम इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे सबसे पहले परचेजेस। ठीक है, और उन परचेजेस को जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले परचेजेस का अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21750 दिया हुआ है। उसके बाद बेटा हमने इसमें से लेस किया हुआ है ड्राइंग्स को, क्योंकि हमने जब एडजस्टमेंट पढ़ी थी तो एडजस्टमेंट में हमने पढ़ा था कि ऑनर ने जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए 105 की जो है वो गुड्स विदड्रॉ करवाई हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो ऑफ कोर्स ये हमारी परचेजेस में से माइनस होंगी, तो 105 को हमने यहाँ परचेजेस में से माइनस कर दिया। उसके बाद आ जाती हैं बेटा हमारी वेजेस। वेजेस हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और हम इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं इस वक्त। तो वेजेस हमारी 8500 की हैं, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट दी हुई है हमें आउटस्टैंडिंग कहीं है 72 है, मतलब ये पेएबल है। तो इनकर्ड हो गई हैं, पेएबल हैं, तो ये हम लिखेंगे। जिस तरह हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, मैचिंग प्रिंसिपल में हमने लिखा था कि हम अपने रेवेन्यू को मैच करते हैं एक्सपेंसेस के दौरान के साथ, सॉरी, यानी कि जिस पीरियड, जिस इरा में, जिस ड्यूरेशन में हमने जो सा रेवेन्यू अर्न किया है उसके एवज जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो ही उसी पीरियड में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 72 जो है ये हमें हमें इसी दौरान इनकर्ड हुए हैं, लेकिन हमने पे नहीं किया, वो एक अलग बात है, हम वो लिखेंगे इसी काउंटिंग पीरियड में। तो 72 हमने लिख दिए, ये इसमें ऐड हो गए। फिर आ जाता है बेटा कैरेज। कैरेज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और फॉर एग्जांपल हमने कोई परचेज़ की होंगी तो उसको लाने के लिए हमें लगे होंगे 275 हमने यहाँ लिख दिए। और दूसरी साइड पे हमने लिखा है सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 36,245 बनते हैं। तो बेटा इन 36,245 में से हम लेस कर देते हैं ये वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट 5,933। तो बच्चे ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हो जाएगा आगे, मतलब ब्रॉड डाउन इस साइड पे आ जाएगा और हम अपने फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सैलरीज है। देखिए अब सैलरीज में एडजस्टमेंट हुई है 255 की, जो कि मैं एडजस्टमेंट में कहा गया था ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये पेएबल है, लेकिन इसी पीरियड के एक्सपेंसेस हैं तो हम इसी पीरियड में इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद चलते हैं हम आगे कमीशन पे। कमीशन 325 है, रिपेयर एक्सपेंसेस 105 है, सन ड्राई एक्सपेंसेस 700 है। तो बेटा जब हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो 2048 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो बच्चों ये हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट है जो मैंने आपके सामने बनाया गया है, इसको देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, अब हमने जाना है बैलेंस शीट की तरफ। ये बच्चों आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट दिख रही होगी।
इसकी भी प्रेजेंटेशन का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2001। बेटा इस चीज़ के मार्क्स होते हैं, आपने इस चीज़ को लिखते हुए ध्यान करना है बहुत ज़्यादा। तो अब उसी में से हमने कैश इन हैंड निकाला, कैश एट बैंक निकाला, स्टॉक निकाला, सरेंडर डेटर्स निकाले और बिल्डिंग की अमाउंट निकाली। बिल्डिंग इन सबको ऐड किया तो 18,705 आ गया। उसके बाद मेरे बच्चे दूसरी साइड पे हम लिखते हैं लाइबिलिटीज़ लिखी 2100 की, आउटस्टैंडिंग 255 के, ये हमारी लाइबिलिटी थी क्योंकि पेबल है, सैलरीज पेबल है, तो वेजेस भी पेबल थी 72 की, वो भी हमने लिख दी लाइबिलिटी के तौर पे। कैपिटल बेटा इसमें मेंशन किया हुआ था कि कैपिटल है हमारे पास 13705 का, इस क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो 13705 13,705 हमने लिखा, उसमें हमने प्रॉफिट जो था उसे ऐड किया और ड्राइंग्स जो थी हमने लेस की। हमने ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। बेटा टोटल इसकी अमाउंट आई है 15,648 रुपीज़। बेटा अमाउंट के साथ रुपीज़ लाजमी लिखना है, मैंने इधर मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अमाउंट के साथ रुपीज़ लाजमी लिखना है। अच्छा बेटा ये हमारी बैलेंस शीट आपको दिख रही होगी और हमारी इक्वल है बैलेंस शीट, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कैपिटल और रेवेन्यू के चैप्टर में से लिया गया है। स्क्रीन पे बच्चों ये आपको दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो मोबाइल को रोटेशन पे लगा देते हैं और फिर इसको ज़रा देखते हैं। ये देखें बच्चे, अब ये बिल्कुल विजिबल और क्लियर दिख रहा है। तो इसको पढ़ता हूँ मैं वन बाय वन और बताता जाऊँगा कि इसका सलूशन क्या है। और मैं इसकी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन ये कैपिटल रेवेन्यू के चैप्टर में से है। इसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसको मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया, लेकिन वन बाय वन करके मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके रीज़न भी बताता रहूँगा आपको साथ के साथ। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट वो कहता है कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ बैंक। बैंक की बिल्डिंग के लिए एयर कंडीशन लगाया गया है, उसकी कॉस्ट बेटा क्या होगी। जब हम देखें इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, मतलब ये कैपिटल है या रेवेन्यू किस नेचर का है, रेवेन्यू के नेचर का एक्सपेंस है, ये कैपिटल का एक्सपेंस है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हम लिखेंगे। फिर उसके आगे उसकी रीज़न लिखेंगे। तो बेटा हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द बैंक, बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसकी रीज़न आप लिखोगे बिकॉज इट इज़ इनकर्ड इन द इम्प्रूवमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बैंक, ज़ाहिरी बात है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, वो लिखा है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीजल ट्यूबवेल इनटू अ इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल। डीजल ट्यूबवेल को इलेक्ट्रिकल ट्यूबवेल में जब कन्वर्ट किया है, अब ज़ाहिरी बात है उससे उसकी उसमें इन्हांसमेंट हो जाएगी, उसकी वर्किंग बढ़ जाएगी, मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आई तो इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये वाकई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और इसमें हम रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज इट विल इंक्रीज़ द एफिशिएंसी ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देगा। पॉइंट नंबर 3, वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। बेटा रिपेयर और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस क्या है, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, बिकॉज इट इज़ मेंटेनेंस एक्सपेंस ऑफ मशीनरी। इसका हम रीज़न ये लिखेंगे, ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। क्योंकि जो हमारे रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस है, ये हमने पढ़ा भी था, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस में आते हैं, क्योंकि ये हमारी मशीनरी की वैल्यू में एडिशन नहीं कर रहे होते, बस उसे मेंटेन कर रहे होते हैं उसकी वर्किंग पे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कंपनसेशन पे टू वर्कर फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। बेटा सर्विस से टर्मिनेट हुए हैं, उसके लिए उन्हें कंपनसेट किया गया है, तो ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, बिकॉज इट विल डिक्रीज द ऑपरेटिव एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, हेंस प्रॉफिट विल बी इंक्रीज। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस इनका टू प्रोटेक्ट द मिस यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। लीगल एक्सपेंसेस आपके कुछ इनकर्ड हुए हैं ताकि आप प्रोटेक्ट कर सकें, तो मिस यूज़ ऑफ का जो ट्रेडमार्क है उसको मिस यूज़ ना किया जा सके। तो बेटा ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, बिकॉज इट इज़ इनकर्ड टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट एन एसेट। आपकी वैल्यू इन्हांस नहीं कर रहा है, जस्ट मेंटेन कर रहा है आपके एसेट को। आगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू परचेज़ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग को परचेज़ करने के लिए कोई लीगल
चार्जेस दिए हैं। बेटा लैंड और बिल्डिंग हमारे फिक्स एसेट होते हैं। अब जब हम उसे एक्वायर्ड कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं ऑफ कोर्स वो कैपिटल नेचर के होंगे, तो हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। पॉइंट नंबर 7, परचेज़ ऑफ पेटेंट राइट। बेटा पेटेंट राइट हमारे फिक्स एसेट होते हैं, तो इसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के होंगे इसे परचेज़ करने में। तो पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रेजिंग अ लोन हासिल करने के लिए आप कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं, रेजिंग अ लोन, तो बेटा ये हमारा हो जाएगा पॉइंट नंबर 8 जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज इट इज़ इनकर्ड टू रेज द फंड्स विच आर रिपेबल एंड लाइबिलिटी। उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 9 की तरफ, जिसमें लिखा है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट। बेटा सेल ऑफ द फिक्स एसेट के साथ जो हमें प्रॉफिट आएगा उसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, सेल ऑफ द फिक्स एसेट पे जो भी हमें मिलेगा उसे कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अपील अगेंस्ट अ पेंडिंग लॉ सूट, तो बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, बिकॉज ये ऑर्डरिंग एक्सपेंसेस हैं, इसके रीज़न आप ये लिख देंगे। तो बच्चे मैंने आपसे ये सारे 10 के 10 पॉइंट डिस्कस कर दिए और इनकी क्लासिफिकेशन कर दी है। इनकी रीज़न आप लिख सकते हैं, क्योंकि रीज़न वेरी कर सकती हैं, थोड़े से वर्ड चेंज हो सकते हैं। तो आप जब आप टेस्ट चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि किसकी वर्डिंग कितनी अच्छी है। तो इसकी मैंने एक तरीका ये भी बताया था कि आप लोग इसकी इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको रीज़न लिखने में आसानी हो चीज़ों की। डिफरेंट अकाउंट्स की जब बाबा प्रैक्टिस है, आपको ये चीज़ें गुजरेंगी हाथ से, तो आपको याद रहेगा कि किसकी रीज़न किस तरह लिखनी है। बच्चों ये मेरी डिस्कशन थी आप लोगों के साथ पेपर की। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।